बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना जायसवाल, अर्थशास्त्र सेकेंड ईयर पढ़ाऊंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग का नियम। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मांग तालिका कितने प्रकार की होती है और मांग वक्र कैसा होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मांग का नियम। ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। मांग के नियम अगर समझ में आ जाए तो कोई भी वस्तु क्यों कितनी महंगी है, क्यों उसकी मांग ज़्यादा है या कम है, ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। और मांग वहीं होती है जहाँ उसकी सप्लाई होती है, और जहाँ मांग है वहाँ पर पूर्ति करने को तैयार रहता है एक पूर्तिकर्ता। ठीक, तो मांग के नियम में वस्तु, उसकी मात्रा, उसके मूल्य के संबंध की व्याख्या करता है। अगर बाजार में कोई भी वस्तु ज़्यादा मात्रा में है तो इसका मतलब कि उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर उसकी मात्रा कम है तो इसका मतलब उसकी कीमत ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो ये बात के अंतर्गत ना आते हो। जैसे एप्पल फ़ोन है, इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन जिसकी आमदनी ज़्यादा है वो तो इसको खरीद सकता है आसानी से। तो इस तरह हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अगर बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके खरीदार कम होंगे, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। यानी कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। इसको हम एक सीसॉ का झूला होता है उस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक तरफ हम कीमत लिख दें, एक तरफ मांग। ठीक, झूला क्या होगा, एक साइड ऊपर रहेगा और एक साइड नीचे। कीमत ऊपर है तो दूसरा हिस्सा मांग वाला नीचे रहेगा। कीमत वाला हिस्सा अगर नीचे आ जाएगा तो मांग वाला हिस्सा, झूला ऊपर चला जाएगा, मांग वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये एक सीसॉ के झूले की तरह है। कीमत ज़्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज़्यादा। यही है हमारा मांग का नियम। ठीक, मांग के प्रकार, कई प्रकार के मांग होते हैं। एक है नकारात्मक मांग। ठीक, बाजार में अगर सामान ज़्यादा है तो संभव है कि उसकी मांग कम होगी। भाई, बाजार में सामान ज़्यादा है, इसकी वजह ये है कि उसकी कीमत कम होगी, उसके खरीदार नहीं होंगे। क्योंकि बाजार में सामान का जो पूर्तिकर्ता है वो सबसे पहले डिमांड देखता है कि कितनी डिमांड है, तब वो बाजार में उस सामान को पहुंचाता है, उसकी आवक को बढ़ा देता है। और अगर वो सामान को बिना विश्लेषण के बाजार में भेज देता है तो उससे क्या होगा, उसको सही दाम नहीं मिल पाएंगे और उसको नुकसान हो जाएगा। कितनी डिमांड है उसने नहीं भेजी, ज़्यादा भेज दिया तो उसको क्या होगा, उसको नुकसान आ जाएगा। तो इसको कहेंगे नकारात्मक मांग। दूसरी है शून्य मांग। शून्य का मतलब ही हो गया कि कुछ नहीं। तो जब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कोई मांग नहीं होती तो इसलिए उसी को कहते हैं शून्य मांग। हालांकि बाजार में ऐसी चीज़ों की संख्या बहुत ना के बराबर होती। अब गिरती हुई मांग, किसी की मांग में अगर गिरावट
देखी जा रही है तो उसको गिरती हुई मांग कहेंगे। अनियमित, अनियमित मतलब कोई निश्चित नहीं है, कभी किसी वस्तु की जरूरत महसूस होती तो उसकी मांग बढ़ जाती है और कभी मांग उसकी कम हो जाती है। ऑफ सीजन हो गया तो फिर उसकी मांग कम हो गई, तो ये अनियमित हो गया। कभी मांग ज़्यादा है, कभी मांग कम है, तो इसको कहेंगे अनियमित। रेगुलर एक जैसी ना। बेलोच, बेलोच ना, मतलब कि जब वस्तु की मांग हमेशा बनी रहे, कोई उसमें लोच ना हो। लोच मतलब इलास्टिसिटी है ना, जैसे इलास्टिक होता है, खींच दो बढ़ जाएगा घट जाएगा है, लेकिन इसमें लोच नहीं है, बेलोच है वो, यानी हमेशा उसकी मांग बनी रहती है, तो उसको कहते हैं बेलोच मांग। इसको हम पूरी मांग भी कह सकते हैं कि हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी होगी, उसकी मांग हमेशा बनी रहेगी, लोग उसको हमेशा डिमांड करते रहेंगे, तो इसे कहते हैं बेलोच मांग। ठीक। मांग का निर्धारण। मांग का नियम हमेशा कुछ बातों पर निर्भर करता है। वही बात कि जैसे वस्तु की कीमत कम होती है, मांग में वृद्धि होने लगती है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनका बता रहे हैं, जैसे आय है, इसका भी फर्क पड़ता है मांग पर। किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार क्या होगा, मांग में वृद्धि हो जाती है। आय अधिक है तो वो किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है, कोई भी उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ग्राहकों की प्राथमिकता वस्तु की गुणवत्ता भी वस्तु की मांग में वृद्धि करती है। अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी है वस्तु की, तो ग्राहक सदैव उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहेगा। संबंधित वस्तु की कीमत, जैसे ये दो प्रकार की होती है, एक स्थानापन्न, एक पूरक। ये हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। कभी कभी वस्तु की मांग उसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत की वजह से प्रभाव पड़ता है। उसका सब्स्टिट्यूट, अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो पहली वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ठीक। अगर उसकी कीमत घट गई सब्स्टिट्यूट वस्तु की, तो उसकी भी मांग घट जाएगी। अब पूरक वस्तु, इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पूरक वस्तु की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो वस्तु की मांग घट जाती है। फिर भविष्य की कीमत। किसी भी वस्तु की मांग में कभी कभी वृद्धि तब होती है जब किसी ग्राहक को ये लगता है कि इस वस्तु की कीमत आगे चल के भविष्य में बढ़ने वाली है, और अगर किसी भी वस्तु की कीमत के भविष्य में घटने की उम्मीद होती है तो उसकी मांग में भी कमी आ जाती है ना। लगता है कि अगर आगे चल करके इसकी कीमत बढ़ने वाली है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर लगता है कि नहीं भविष्य में इसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो डिमांड भी कम हो जाती है। इसी तरह भविष्य की आय, वस्तु की मांग में वृद्धि एक ऐसा भी समय होता है जब हो जाती है, जब उसको लगता है कि हमारी आने वाले समय में आय में वृद्धि हो जाएगी, तब हम इस वस्तु ज़्यादा ले लेंगे। अगर एक लगता है कि हमारी आय घट जाएगी तो वो मांग भी कम कर देता है। तो इस तरह से मांग का निर्धारण भी, मांग कुछ बातों पर डिपेंड करता है कि मांग कैसी हो सकती है। तो ये था आज का मांग का नियम, मांग के प्रकार और मांग का निर्धारण। ठीक, आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।